नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनकोडर के बारे में स्टडी करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हमको ये नहीं पता होता कि हम एनकोडर को पीएलसी प्रोग्राम में कैसे यूज करें, कैसे इसका लॉजिक में अपने लॉजिक में इसको यूज करें। तो आज हम एनकोडर के बारे में स्टडी करेंगे। एनकोडर के बारे में स्टडी करने के लिए काफी सारे पॉइंट मैंने लिख रखा है। इन सभी पॉइंटों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, सो डैट आप अपने लॉजिक में बेहतर तरीके से एनकोडर को यूज कर पाओ। तो हम आज एनकोडर के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे पॉइंट है। अगर आप एनकोडर पे कमांड करना चाहते हैं तो इन सभी पूरे सीरीज को देखिए। हम इसमें एनकोडर के बारे में काफी डिटेल में स्टडी करेंगे। डिटेल में कहने का मतलब ये है कि इसमें हो सकता है कि बहुत सारे लेक्चर बन जाए, 5-6 लेक्चर बन जाए, और कोई लेक्चर आपसे मिस ना हो जाए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, सो डैट आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और ईच एंड एवरी पॉइंट एनकोडर के बारे में स्टडी कर पाए। दोस्तों, तो हम वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे वंस अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। अब देखिए, जो मेरा फर्स्ट टॉपिक था, व्हाट इज एनकोडर एंड यूज ऑफ एनकोडर। एनकोडर है क्या और इसको हम यूज क्यों करते हैं अपने। अच्छा, जहां पे हम सर्वो नहीं यूज करते वहां पे कई बार एनकोडर यूज कर लेते हैं, ठीक है। और एनकोडर को यूज करके हम जो मोटर है रोटेट किस डायरेक्शन में हो रही है या फिर कितना पल्स कितने स्पीड से रोटेट हो रहे हैं मीटर पर सेकेंड से, इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनकोडर यूज करते हैं तो कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। जैसे आप सर्वो यूज करते हो तो सर्वो में कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसी तरह एनकोडर यूज करते हो तो एनकोडर में भी आपको कैलकुलेशन करना आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन में किस टाइप का कैलकुलेशन, जैसे कि पल्स पर एमएम, पल्स पर डिग्री और मीटर पर सेकेंड। सपोज आपका एनकोडर है किसी मोटर के शाफ्ट से कनेक्ट है, मोटर हमारा कन्वेयर से कनेक्ट है, कन्वेयर ऐसे रोटेट हो रहा है, तो कन्वेयर कितनी स्पीड से रोटेट हो रहा है, कितनी मीटर पर सेकेंड, वो हमको बताना होता है, कैलकुलेट करके दिखाना होता है कि जो हमारी कन्वेयर रोटेट हो रही है इतने मीटर पर सेकेंड से रोटेट हो रही है। तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनकोडर के मीन्स एनकोडर में, कि हमारा पल्स पर एमएम का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पल्स पर डिग्री का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मीटर पर सेकेंड अगर हमारा कन्वेयर से या फिर लीनियर है, लीनियर मूवमेंट है, तो उसमें मीटर पर सेकेंड से हम इसका कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन भी मुझे आना चाहिए। और थर्ड पॉइंट मेरा है एनकोडर रेजुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि सिंगल बिट का एनकोडर, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट का एनकोडर। कई बार हम सुनते हैं कि 8 बिट का एनकोडर है, 9 बिट का एनकोडर है, 10 बिट का एनकोडर है, मीन्स 11 बिट का एनकोडर है, 16 बिट, 17 बिट का एनकोडर, और हमको पता नहीं चल पाता है कि इस बिट का क्या मतलब है। हमारा जो मित्सुबिशी में हम सर्वो यूज करते हैं वो 22 बिट का एनकोडर है। 22 बिट का एनकोडर का मतलब क्या है, उसका रेजुलेशन क्या है, इसके बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई ये बोलता है कि ये 5 बिट का एनकोडर है, इसका क्या मतलब है, तो ये सब पता होना चाहिए कि एनकोडर का रेजुलेशन क्या है, मीन्स एनकोडर का रेजुलेशन हम कैसे निकालते हैं, और ये मेरा 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट का एनकोडर का क्या मतलब है, इसके भी बारे में काफी डिटेल में स्टडी करेंगे, सो डैट इन पॉइंटों को आप समझ पाए। अगर इन सभी पॉइंटों को आपको पता रहेगा तभी जाके आप मतलब प्रोग्रामिंग बेहतर से कर पाएंगे। अब देखो, टाइप ऑफ एनकोडर, सिंगल फेज, सिंगल इनपुट, सिंगल फेज टू इनपुट, 2 फेज 2 इनपुट। अब आप जब डेल्टा में प्रोग्रामिंग या फिर मित्सुबिशी में करो, जैसे ही हम हाई स्पीड काउंटर का सिलेक्शन करते हैं तो वहां पे मुझसे ये पूछा जाता है सिंगल फेज, सिंगल इनपुट, सिंगल फेज 2 इनपुट, 2 फेज 2 इनपुट का एक लिस्ट बन के आता है, और उसके हिसाब से हमारा काउंटर डिवाइड होता है कि कौन सा काउंटर आपको यूज करना है। मैं यहाँ पे टाइप ऑफ एनकोडर से मतलब मेरा ये नहीं है, मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि एब्सोल्यूट होता है, इंक्रीमेंटल होता है। आप जानते होंगे, इतना ईजी है कि एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल का क्या मतलब है, और इसमें बीसीडी, बाइनरी फॉर्मेट, इन सब के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मैं उन सभी पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ जो हमारे पीएलसी प्रोग्राम के लिए, जो हम प्रोग्रामिंग यूज करेंगे, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन सभी पॉइंटों के मैं बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो टाइप ऑफ एनकोडर मींस सिंगल फेज, सिंगल इनपुट का क्या मतलब है, ये जब आप पूरे काउंटर का सीट देखोगे वहां पे आपको अच्छे से पता चलेगा कि सिंगल फेज, सिंगल इनपुट का क्या मतलब, सिंगल फेज 2 इनपुट का मतलब क्या है, 2 फेज 2 इनपुट का क्या मतलब, इसके बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये पॉइंट हमारे प्रोग्राम में दिखने को मिलता है। जब भी मैं काउंटर का सिलेक्शन करता हूं तो वहां पे इन सभी पॉइंटों को मुझे देखना पड़ता है कि ये पॉइंट है क्या और इसका क्या मतलब। अगर इन सब के बारे में आइडिया नहीं रहेगा तो मैं सही काउंटर को सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। जब सही काउंटर को सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो जो मेरा फीचर्स मैं काउंटर से मींस एनकोडर से लेना चाहता हूं, या फिर मैं जो फीचर्स इसके प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूं वो नहीं कर पाऊंगा। 3 पॉइंटों का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेरा फिफ्थ पॉइंट है कि हाई स्पीड काउंटर नंबर्स एंड हाउ टू यूज इन पीएलसी प्रोग्राम। मेरा कितना मींस एनकोडर अगर यूज करना चाहता तो एनकोडर का जो हम एनकोडर के लिए काउंटर यूज करेंगे उन काउंटर का नंबर क्या है और इसको पीएलसी प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे। तो प्रोग्रामिंग में हम सीखेंगे कि एनकोडर मींस जो भी हमारा हाई स्पीड काउंटर यूज हो रहा है उसको पीएलसी प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे। अगर इतने सारे पॉइंट आप जान जाते हैं तो इसके बाद मेरा इंस्ट्रक्शंस आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम हाई स्पीड एनकोडर की बात करते हैं तो उसमें हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इनको यूज करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा वन थिंग, जब भी हाई स्पीड की बात किया जाए तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाना कि पीएलसी भी मेरी ट्रांजिस्टर टाइप की होनी चाहिए। तो जब भी हाई स्पीड की बात किया जाए सर्वो के लिए या फिर एनकोडर के लिए तो मेरा ये हाई स्पीड काउंटर कहने का मतलब मुझे हाई स्पीड की पीएलसी यूज करनी पड़ेगी ट्रांजिस्टर टाइप। अगर मैं रिले टाइप ले लूं तो ये हमारा पल्स उतना जनरेट नहीं कर पाएगा। अगर सपोज मेरा जो एनकोडर है अगर ये 2000 पीपीआर का है, मंथ पल्स पर रेवोल्यूशन, पीपीआर का मतलब पल्स पर रेवोल्यूशन, अगर एक चक्कर रोटेट करता हूं तो ये 2000 पल्स जनरेट करता है। तो एक चक्कर रोटेट करने में मैं किस स्पीड से रोटेट कर रहा हूं और जो पल्स मेरा जनरेट हुआ क्या वो पीएलसी मेरी काउंट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अगर ट्रांजिस्टर टाइप होगी तो काउंट कर पाएगी। अगर आप रिले टाइप पे यूज कर लेते हैं इस टाइप का एनकोडर तो हो सकता है कि पल्स मिस हो। अगर आप हायर रेजुलेशन का ले लेंगे तो पल्स हमारा काउंटिंग कर भी नहीं पाएगा पीएलसी। तो इसीलिए जब भी हमारा हाई स्पीड की बात किया जाता है तो पीएलसी भी मेरी हाई स्पीड होनी चाहिए, मींस ट्रांजिस्टर टाइप होनी चाहिए। एनपीएन पीएनपी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है, बट वो हाई स्पीड होनी ही चाहिए। अब इसके बाद मेरा इंस्ट्रक्शन आता है। अब हमारा जो कुछ इंस्ट्रक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम जब भी काउंटर यूज करते हैं या फिर एनकोडर यूज करते हैं तो उस समय हमको इसको यूज करना पड़ता है। जैसे DHSCS और DHSCR और DHSZ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। D मीन्स 32 बिट को रिप्रेजेंट करता है। जो भी हमारा ये एनकोडर के लिए काउंटर यूज होता है ना, ये 32 बिट के काउंटर्स में आते हैं। तो ये D मीन्स 32 बिट को रिप्रेजेंट करेगा, H मीन्स हाई स्पीड, हाई को रिप्रेजेंट करेगा, S मीन्स स्पीड, मीन्स 32 बिट हाई स्पीड काउंटर, और S मीन्स सेट, हाई स्पीड काउंटर को सेट मीन्स आप कितने पल्स पे इसको सेट करना चाहते हो। इसी तरह सेम टू सेम 32 बिट को रिप्रेजेंट करेगा D, हाई स्पीड काउंटर, C मीन्स काउंटर रीसेट। जो हमने सेट किया था ना कि मीन्स 1000 पल्स या 5000 पल्स पे ये बिट मेरा ऑन होना था, सेट होना था, तो उसको हम रीसेट भी करेंगे। तो DHSCR इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। अगर मैं किस 1000 पल्स से लेकर 10000 पल्स के बीच में कुछ करना चाहता हूं, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना चाहता हूं या कोई आउटपुट या फिर कुछ कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूं, तो उस केस में मुझे DHSCZ इंस्ट्रक्शन को यूज करना पड़ेगा। D 32 बिट को रिप्रेजेंट करेगा, H मीन्स हाई को, और S मान स्पीड, और ये Z मीन्स जोन को रिप्रेजेंट करेगा कि कितने जोन के बीच में। मीन्स अगर मैं एनकोडर को रोटेट कंटिन्यू करते जा रहा हूं, अगर मैं चाहता हूं कि 1000 से या फिर 1000 से 10000 पल्स के बीच में ये स्पेसिफिक टास्क होना चाहिए, तो उसके लिए मैं ये इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा। तो जब भी हम हाई स्पीड काउंटर की बात करते हैं तो मुझे इन सभी इंस्ट्रक्शन को यूज करना होता है। मित्सुबिशी में भी और डेल्टा में भी सेम होता है ये इंस्ट्रक्शन, दोनों में हम यूज कर सकते हैं। तो अच्छा, इसके बाद हालांकि कई लोग ऐसे मीन्स D 32 बिट का DLD इंस्ट्रक्शन मीन्स LD इक्वल या ग्रेटर देन लेस देन D इक्वल लगा के करते हैं। हालांकि मेन इसका जो भी ऐसे हम तो कर सकते हैं, बट ये हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन, जनरल फॉर्म का इंस्ट्रक्शन है जो हमारा 32 बिट का काउंटर यूज कर ले, बट वो हाई स्पीड काउंटर ना हो, उस केस में हम इसको यूज कर लेते हैं। बट जब भी हाई स्पीड की बात करेंगे, हाई स्पीड काउंटर की बात, तब जाके आपको ये इंस्ट्रक्शन यूज करना ही पड़ेगा। और इन सभी इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करेंगे ये मैं PLC प्रोग्राम में बताऊंगा कि इन सब इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है। जब भी आप काउंटर का सेटअप किए होंगे डेल्टा में या फिर, तो यहाँ मित्सुबिशी में डायरेक्ट नहीं दिखा था, मित्सुबिशी में मुझे यूज करना पड़ता। बट अब डेल्टा में अगर आप सेटअप करोगे ना हाई स्पीड काउंटर का, तो उस समय आपसे ये तीनों इंस्ट्रक्शन का डिस्कस करता है कि ये इंस्ट्रक्शन में आप बताओ क्या वैल्यू लेना चाहते हो। तो हम हालांकि स्किप कर देते हैं, बट मैं बताऊंगा कि हाई स्पीड काउंटर को कैसे आपको यूज करना है। इसके अलावा स्पेशल मेमोरी बिट मीन्स जो भी आप हाई स्पीड काउंटर यूज करोगे फेज 1 के लिए, फेज 2 के लिए, या फिर जो भी फेज 2 मीन्स फेज 1 फेज 2 के लिए जो भी आप काउंटर यूज करोगे, उसके लिए कुछ स्पेशल मेमोरी बिट्स होते हैं। हर एक काउंटर का कुछ स्पेशल मेमोरी बिट होता है जिसको हम सेट करके रीसेट करके उसकी काउंटिंग अप काउंटिंग या फिर डाउन काउंटिंग करा सकते हैं। तो स्पेशल मेमोरी बिट्स कुछ होते हैं, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो इन सभी स्पेशल मेमोरी बिट को याद करने की नीड नहीं है। इसका हम जैसे ही काउंटर सेलेक्ट करेंगे उस समय इसका डिस्कस मिल जाता है, उसी मोमेंट पर हमको उसका बिट असाइन हो जाता है, मिल जाता है कि अगर आप काउंटर नंबर 235 यूज करें तो इसका स्पेशल मेमोरी बिट क्या होगा,
जाएगा। और काउंटर नंबर 236 यूज करें या 240, 245, उसका मेमोरी बिट, स्पेशल मेमोरी बिट क्या है तो वो मुझे सॉफ्टवेयर में वही मिल जाता है, तो इसको याद करने की नीड नहीं है। बट इतने सारे पॉइंट को कवर होना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप एनकोडर पर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो इन सारे पॉइंट को डिस्कस मीन्स आपको पता होना चाहिए कि कैसे यूज करेंगे। इसके अलावा मैं इसमें क्वेश्चन का कुछ सॉल्यूशन भी बता देता हूं कि व्हाट इज एनकोडर एंड यूज ऑफ एनकोडर। एनकोडर के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दे देता हूं, जैसे कि कैसे, इसका क्या मतलब है। आप ये देखो कि ये ही मेरा एनकोडर है, ये एनकोडर है। यहाँ पे मैं दिखा दूं, यहाँ पे ये 5 वायर का एनकोडर, जैसे कि आप अगर देख पा रहे हैं तो 5 वायर का ये एनकोडर है। इस पे ब्लैक और रेड पे हम सप्लाई देंगे 24 वोल्ट का। अगर एनकोडर होगा तो 24 वोल्ट, 5 वोल्ट का होगा तो 5 वोल्ट, और 12 वोल्ट का होगा तो 12 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट से 24 वोल्ट के बीच में आता है सप्लाई के लिए। कितना पल्स, ये पल्स पे क्या वोल्टेज जनरेट कर सकता है, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट जनरेट करेगा। ये एनकोडर का स्पेसिफिकेशन है कि एनकोडर आप किस तरीके का यूज करना चाहते हैं। 24 वोल्ट का तो 24 वोल्ट जनरेट करेगा। इस पे 0, रेड और ब्लैक पे 24 वोल्ट देके मैं इसको ट्रिगर कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको रोटेट करूंगा ना ये, तो इसका जो मैकेनिकल, देखिए मैं मैकेनिकली इसको रोटेट कर रहा हूं और इसके रोटेशन से कुछ हमको पल्स जनरेट होगा। और जो पल्स जनरेट होगा, ये मेरा पिल्ला जो येलो वायर है, ग्रीन वायर है और ब्लू वायर है, इस पे कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा। तो जो मेरा एनकोडर होता है ना, एनकोडर मेरा जो मैकेनिकल मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यही मेरा एनकोडर होता है। ठीक है, एनकोडर का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको रोटेट करूँ ना, मैकेनिकली अगर रोटेट करूँ तो ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा। तो एनकोडर मेरा एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो वो मेरा एनकोडर होता है। व्हाट इज एनकोडर का ये मतलब है। अच्छा, यूज ऑफ एनकोडर, एनकोडर का यूज क्यों करते हैं। एनकोडर का यूज करके हम पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं और डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए इसको भी समझ लीजिए एक बार। ये एनकोडर है, ये एनकोडर, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एनकोडर है मेरा। ये मैं किधर रोटेट कर रहा हूं, किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं, ये मैं डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकता हूं। एनकोडर को यूज करके मैं डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकता हूं। पोजीशन का मतलब क्या हुआ, ये एनकोडर को मैंने कितना घुमाया, आधा घुमाया कि पूरा घुमाया कि 5 राउंड घुमाया, 10 राउंड घुमाया, कितना मैं घुमाया या कितना डिग्री, ये मुझे पोजीशन को बताएगा। तो इस एनकोडर को यूज करके मैंने इसको कितना रोटेट किया, मैं पोजीशन को भी फाइंड आउट कर सकता हूं। अच्छा, ये इसको किस स्पीड से रोटेट कर रहा हूं, हो सकता है कि धीरे धीरे मैं रोटेट करूं, हो सकता है कि फास्ट इसको रोटेट करूं, तो इससे मैं स्पीड भी फाइंड आउट कर सकता हूं। तो एनकोडर का यूज करके इस एनकोडर को हम किसी भी मोटर में माउंट करते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर हम जनरली यूज करते हैं। तो एनकोडर, इस एनकोडर के शाफ्ट को, ये जो शाफ्ट है ना, इसको मोटर के साथ अगर माउंट कर दूं तो ये एनकोडर रोटेट होगा, मोटर के साथ रोटेट होगा। और इसके इतने वायर पे, ये जो तीनों वायर हैं, ग्रीन है, ब्लू है और येलो है, इस पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा, मींस ये पल्स मिलेगा। जैसे जैसे रोटेट होगा उतना उससे मुझे पल्स मिलेगा। ये जितने पीपीआर का होगा, जैसे 2000 पीपीआर का होगा पल्स पर रेवोल्यूशन, तो मैं इसको एक चक्कर रोटेट करूंगा तो 2000 पल्स जनरेट करेगा। ये 2000 पल्स किस काउंटर में जनरेट करेगा ये मैं बाद में बताऊंगा। और ये जो सिंगल पे मींस 2 फेज का एनकोडर है, इसको कहां पे कनेक्ट करना है ये मैं बाद का पॉइंट है। बट आप इसी को अभी समझो कि यूज ऑफ एनकोडर, इस एनकोडर को यूज करके मैं ये बताऊंगा कि ये कितनी मींस कितना रोटेट हुआ है। ये अगर मोटर के साथ, मेन मेरा मोटर जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसके साथ माउंट है, तो मैं उसकी पोजीशन को बता सकता हूँ, डायरेक्शन बता सकता हूँ, स्पीड बता सकता हूँ। तो एनकोडर का हम यूज इसीलिए करते हैं कि इस एनकोडर के साथ से जो भी हमारा मीन्स ऑब्जेक्ट कनेक्ट है या फिर कन्वेयर कनेक्ट है या फिर मोटर कनेक्ट है, जो भी वो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एनकोडर अपने आप नहीं घूमेगा, ये वन थिंग, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इस एनकोडर को मैं अपने आप नहीं घुमाऊंगा कि यहाँ पे 024 सप्लाई दे दिया और एनकोडर घूमने लगा और पल्स जनरेट कर, ऐसा कुछ नहीं है। इस एनकोडर के शाफ्ट को हम मोटर के साथ कनेक्ट करते हैं और मोटर इसको घुमाता है। मोटर का शाफ्ट और इसके शाफ्ट मैकेनिकली माउंट कर देते हैं। जैसे जैसे मोटर घूमेगा वैसे वैसे मेरा एनकोडर घूमेगा और ये एनकोडर घूमने से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा इस वाले वायर पे, अगर आप देख पा रहे होंगे या फिर आपने देखा भी होगा एनकोडर का वायर, तो वहाँ पे पल्स जनरेट होगा और इस पल्स से
मैं वो जो मोटर घूम रहा है ना, किस डायरेक्शन में घूम रहा है, कितना घुमा ये, किस स्पीड से घुमा ये मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ इस एनकोडर की हेल्प से। तो इस एनकोडर का शाफ्ट उस मोटर के साथ कनेक्ट कर दूंगा जिस मोटर का मुझे पोजीशन फाइंड आउट करना, जिस मोटर का डायरेक्शन फाइंड आउट करना, स्पीड फाइंड आउट करना है, उसके साथ माउंट कर दूंगा। ये अपने आप नहीं घूमेगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये उस जिस मोटर का डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं पोजीशन, उसके साथ माउंट कर दीजिए, वही मोटर इस एनकोडर को घुमाएगा और यहां से मैं पल्स फाइंड आउट कर लूंगा पीएलसी में, और देन आफ्टर मैं ये बता पाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका कैलकुलेशन समझेंगे कि कैलकुलेशन में पल्स पर एमएम, पल्स पर डिग्री, या फिर ये एनकोडर को अगर कन्वेयर बेल्ट में कनेक्ट है तो किस स्पीड से चल रहा है मीटर पर सेकेंड, ये भी कैलकुलेशन सीखेंगे। देन आफ्टर एनकोडर का रेजुलेशन सीखेंगे कि इस बीट का क्या मतलब है। कि जैसे कि अगर मैं बोलूं हम मित्सुबिशी में सर्वो 22 बीट का एनकोडर यूज होता है, तो ये 22 बीट का क्या मतलब, इसका रेजुलेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, उसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर उसके बाद ये सीरीज में हम हर एक पॉइंट को कवर करते जाएंगे। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरे सीरीज को जरूर देखें, सो दैट सभी पॉइंट को समझ पाए और इस एनकोडर को पीएलसी प्रोग्राम में कैसे यूज करना है इसके बारे में आप समझ पाए दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, सो दैट आप सभी पॉइंट को कवर कर पाए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।